सबसे बड़ी खबर की, और बड़ी खबर यह है कि शाहरुख खान के बेटे को 14 दिन की जेल में भेजा गया। 14 दिन न्यायिक हिरासत में आर्यन को भेजा गया। और सबसे पहली तस्वीर हम आपकी आर्यन की दिखाने जा रहे हैं। देखिए, जिस वक्त आर्यन पहुंचे एनसीबी दफ्तर, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आर्यन खान को आप देख रहे हैं अभी एनसीबी ऑफिस में, यानी रात भर इसी एनसीबी के ऑफिस में आर्यन रहेंगे और कल सुबह संभव है आर्यन को कल सुबह जेल ले जाया जाए। लेकिन आइए उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि 14 दिन तक न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी का फैसला दिया है कोर्ट ने। सुनिए जरा। शाहरुख के बेटे को 14 दिन की जेल। आर्यन को नहीं मिली जमानत। आर्यन खान को हिरासत में रहना होगा। हम लगातार दिखा रहे हैं इस वक्त आप साफ तौर पर देखिए आर्यन खान इसी गाड़ी में मौजूद है और आर्यन खान को वापस यहां पर लाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात में आपको बता दें आज रात जो है आर्यन खान यही बताने वाले हैं। एसजी की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि वो रिप्लाई करना चाहते हैं, इसीलिए आज जो सुनवाई न होने की तस्वीरें आर्यन खान की सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत पर इस वक्त देख पा रहे हैं। आर्यन खान को गाड़ी से बाहर निकाला गया है। अब सीधे एनसीबी दफ्तर आर्यन खान को ले जाया गया है। आर्यन खान के साथ साथ उन 7 आरोपियों को यहाँ पर लाया गया है और आज की रात जो है वो जेल में नहीं बल्कि इसी एनसीबी दफ्तर में बिताएंगे जहां इतने दिनों से लगातार वो मौजूद है। ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही। एक तरफ ड्रग्स केस में एनसीबी लगातार आर्यन खान पर शिकंजा कसे हुए है, तो दूसरी तरफ कोर्ट ने आर्यन खान को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी 14 दिन जेल में रहना पड़ सकता है। नहीं, आज सब 8 आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में रिमांड किए हैं साहब ने और हमारे बेल एप्लीकेशंस की हियरिंग कल सुबह में 12:30 बजे रखे हैं। नहीं, हमारे रिक्वेस्ट नहीं है, वो कोविड का प्रोटोकॉल है और बिकॉज उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है इसीलिए उन लोग अभी इतना लेट हो गया है, इसीलिए उन लोग को वापस एनसीबी कस्टडी में सेफ कस्टडी के लिए रखा है बस। हालांकि फिलहाल रात होने की वजह से शाहरुख के बेटे आर्यन को एनसीबी ऑफिस में ही रखा जाएगा और सुबह जेल में शिफ्ट किया जाएगा। कल सुबह आर्यन की जमानत पर भी सुनवाई होनी है। तो आर्यन को एनसीबी ऑफिस में रखा गया है, कल सुबह आर्यन को जेल भेजा जाएगा। लेकिन आइए आपको बताते हैं कोर्ट के अंदर क्या हुआ, क्या क्या दलीलें दी गई। उसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि आर्यन को 14 दिन की जेसी यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कोर्ट रूम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ ऐसा था कोर्ट का की तस्वीर। आर्यन एक तरफ मौजूद थे। हुआ क्या, एनसीबी ने क्या कहा? एनसीबी ने यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा अब तक 17 लोग गिरफ्तार किए गए, एक विदेशी नागरिक की भी गिरफ्तारी हुई है। इस पर आर्यन के वकील ने कहा विदेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया है लेकिन आर्यन का उससे कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी के वकील ने कहा आर्यन अरबाज ने अचित का नाम लिया है, आगे की जांच के लिए सामना दोनों का कराना जरूरी है। इस पर फौरन आर्यन के वकील ने जवाब दिया अरबाज से सिर्फ दोस्ती हरकतों से कोई लेना देना नहीं है अरबाज के। अचित आर्यन का सामना कभी भी हो सकता है, उसके लिए कस्टडी की जरूरत नहीं। एनसीबी के वकील ने कहा अब आर्यन अरबाज की कस्टडी भी चाहिए जिससे सबका आमना सामना कराया जा सके। इस पर आर्यन के वकील ने कहा गिरफ्तारी के बाद आर्यन अरबाज का सामना कराना चाहिए था। जब गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त सिर्फ सामना कराने के लिए कस्टडी नहीं दी जा सकती, आर्यन के वकील की दलील थी। इसके बाद देखिए एनसीबी के वकील ने कहा मोबाइल से चैट में अहम सुराग मिले हैं, चैट के आधार पर पूछताछ करनी है। इस पर आर्यन के वकील का कहना था जो चैट बरामद हुई है उसमें तो फुटबॉल का जिक्र है और फुटबॉल में ड्रग्स नहीं होती, आर्यन के वकील ने कहा। एनसीबी का कहना था यह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, सरकार सबका सबसे कनेक्शन है, यह कहा एनसीबी के वकील ने। इस पर आर्यन के वकील ने क्या कहा सुनिए जरा। सबका एक दूसरे से संबंध है, एनसीबी के वकील ने कहा। उस पर कहा, उसने कहा ऐसे ही ये ड्रग्स रैकेट चलता है, सब कुछ बहुत अहम है, यह कहा एनसीबी के लॉयर ने। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा एक भी ऐसा सबूत नहीं है
जो साजिश की तरफ इशारा करे। इसकी जांच हो सकती है लेकिन कस्टडी नहीं दी जा सकती, यह कहना था आर्यन के वकील ने। और यह कहने के साथ ही अदालत ने जो फैसला सुनाया उसमें रिमांड नहीं दी जो एनसीबी चाहती थी, और 14 दिन न्यायिक हिरासत यानी 14 दिन जेल। और इस दरमियान आर्यन के वकील जमानत के लिए अप्लाई करेंगे, यानी जमानत के लिए कल जाएंगे आर्यन के वकील कोर्ट में। आइए अब आपको बताते हैं, इस दरमियान आर्यन के समर्थन में बॉलीवुड खड़ा हो गया है। बॉलीवुड क्या कह रहा है आर्यन के समर्थन में, आइए अब आपको बताते हैं। बॉलीवुड वजह यह है कि इन दिनों सुपरस्टार शाहरुख खान का हमेशा आबाद रहने वाला जो बंगला है मन्नत इन दिनों वीरान पड़ा है। दरअसल आपको बताएं कि 8 नवंबर को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान का 50वां जन्मदिन। आर्यन की गिरफ्तारी के पहले तक गौरी के बर्थडे को बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करने की प्लानिंग थी। मन्नत में शुक्रवार शाम को एक बड़ी और आलीशान पार्टी का आयोजन होने की चर्चा थी, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारों की मौजूदगी भी होती है। लेकिन आर्यन की गिरफ्तारी के बाद सेलिब्रेशन कैंसिल कर दिया गया। मां के 50वें जन्मदिन का जश्न तो अधूरा रहा, पिता शाहरुख खान को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पठान की शूटिंग भी रोकनी पड़ी। हालांकि एक तरफ खान परिवार मुश्किल में घिरा है तो दूसरी तरफ बॉलीवुड की तमाम हस्तियां शाहरुख एंड फैमिली के साथ खड़ी दिख रही हैं। आपको बताऊं कि सुनील शेट्टी से लेकर पूजा भट्ट और ऋतिक रोशन जैसे सितारे और शाहरुख का बचाव कर रहे हैं, आर्यन और शाहरुख का। ऋतिक रोशन ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए बाकायदा एक पोस्ट लिखी है। उन्होंने आर्यन खान का सपोर्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है। ऋतिक ने क्या लिखा है, ऋतिक ने देखिए जरा। ऋतिक लिख रहे हैं, माय डियर आर्यन, जिंदगी बहुत ही अजीबोगरीब सफर है। ये इसलिए महान है क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं है, क्योंकि ये आपके सामने मुश्किल हालात लाती है, लेकिन ईश्वर बहुत ही दयालु है। ऋतिक रोशन ने लिखा है, ईश्वर हमेशा मजबूत इरादों के लोगों के सामने ही मुश्किल हालात पैदा करता है। तुम जानते हो तुम्हें इसके लिए चुना गया है। इस सारी अफरा तफरी के माहौल के बीच तुम खुद को संभाल सकते हो और मैं जानता हूं कि तुम ऐसा महसूस भी कर रहे होगे। अपने आप को चलने दो, लेकिन बस इतना ही, मैं तुम्हें एक बच्चे के रूप में जानता हूं और मैं तुम्हें एक आदमी के रूप में भी जानता हूं। और आने वाला कल उम्मीदों की रोशनी से भरा होगा, ये ऋतिक रोशन लिख रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अंधेरे से गुजरना होगा। शांत रहो और खुद को ना खोना, उम्मीदों की रोशनी पर भरोसा करो, वो सदा से वहां है, ढेर सारा प्यार। ऋतिक रोशन आर्यन के साथ आकर खड़े हो गए, ये उन्होंने लिखा है। तो ड्रग मामले में तंज करते हुए सिंगर मीका सिंह ने भी एनसीबी की रेड पर अब सवाल खड़े किए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया। मीका ने लिखा, क्या लिखा है देखिए जरा मीका सिंह ने। मीका ने लिखा है, वाह कितना खूबसूरत कॉर्डेलिया क्रूज है, काश मैं वहां गया होता। मैंने सुना है कि वहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं आर्यन खान के अलावा किसी को नहीं देख सका। इतने बड़े क्रूज में सिर्फ आर्यन ही घूम रहा था, क्या हद है। मीका ने यह एनसीबी पर हमला किया। मीका के अलावा अपने जमाने के जाने माने एक्टर शक्ति कपूर भी आर्यन का बचाव करते दिखे। शक्ति कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में है, ये एक बेहतरीन इंडस्ट्री है। क्या लिख रहे हैं शक्ति कपूर देखिए जरा, ये एक बेहतरीन इंडस्ट्री है, यहाँ के लोग मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। हालांकि दुख की बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री के सिर्फ नेगेटिव यानी नकारात्मक पहलुओं को ही सामने लाया जाता है। पूरा बॉलीवुड जैसे आर्यन के साथ खड़ा हो गया है, सलमान से लेकर ऋतिक और एक्टर डायरेक्टर पूजा भट्ट भी शाहरुख और उनके परिवार के साथ खड़ी है। पूजा भट्ट ने शाहरुख और उनकी फैमिली को अपना सपोर्ट देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, शाहरुख, क्या लिख रही है पूजा, मैं आपके साथ खड़ी हूं। ऐसा नहीं है कि आपको इसकी जरूरत है, लेकिन मैं ऐसा कर रही हूं, यह भी गुजर जाएगा। तो एक तरफ बॉलीवुड आर्यन और शाहरुख खान के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता शशि थरूर भी आर्यन के बचाव में उतर आए। आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर किंग खान का मजाक उड़ाने वालों पर थरूर ने तीखा हमला बोला है। क्या लिखा उन्होंने, शशि थरूर ने लिखा है, मैं ड्रग्स का प्रशंसक नहीं हूं, ना ही मैंने कभी ड्रग्स लेने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी पर उनके पीछे लोग मजाक बना रहे हैं, उससे नफरत सी महसूस होती है। दोस्तों, कुछ सहानुभूति रखें, सार्वजनिक रूप से बदनामी बहुत हो चुकी है। तो ये है शाहरुख खान और आर्यन के समर्थन करने वाले लोग
लेकिन इस दरमियान आपको बताएं आर्यन 4 दिन रिमांड पर रहे, यानी सबसे पहले जब गिरफ्तारी हुई तब 1 दिन की रिमांड और इधर 3 दिन उन रिमांड पर थे। और समीर वानखेड़े इस दौरान आर्यन से लगातार सवाल जवाब कर रहे थे। क्या कुछ सवाल हुए आर्यन से? क्योंकि आर्यन से सवाल करना मुश्किल काम था। क्योंकि आर्यन पर ड्रग्स लेने का आरोप है। बेशक मोबाइल बरामद हो चुका है, लेकिन क्या सवाल हुए देखिए जरा। समीर वानखेड़े और आर्यन कुछ इस अंदाज में टेबल पर मौजूद थे। समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने आर्यन से पूछे कितने ड्रग डीलर से बातचीत हुई। पहला अहम सवाल इसलिए क्योंकि अब यह जानना है अगर आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया तो ड्रग्स आई कहां से। दूसरा सवाल किया ड्रग डीलरों के संपर्क में आखिर कैसे आए, यानी ड्रग्स कैसे आई। अब तक कितनी बार ड्रग्स का सेवन किया है, यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, जिससे पता चले कि लंबे वक्त से आर्यन अगर ड्रग्स ले रहा था तो कहां से आर्यन ड्रग्स ले रहा था। कौन कौन सी ड्रग्स अब तक आर्यन ले चुका है। विदेश में पढ़ाई के दौरान भी क्या ड्रग्स ली थी, क्योंकि लंदन में भी पढ़ाई हुई है आर्यन की। क्या डार्क इंटरनेट से ड्रग्स ऑर्डर करते थे। डार्क इंटरनेट आपको बता दें वो तरीका जिसके जरिए बहुत से अवैध चीजें और अवैध गैर कानूनी चीजें मंगाई जाती हैं। ड्रग्स खरीदने के लिए पेमेंट बिटकॉइन से किया गया। ये वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइन। पहले कितनी बार ड्रग्स पार्टी में गए, यह सवाल आर्यन से किया गया। शिप पर ड्रग्स पेडलर्स भी मौजूद थे क्या, आर्यन से सारे सवाल हुए। व्हाट्सएप चैट में किस लेन देन की बात है, जिसकी बात कोर्ट में भी की गई। अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट के बारे में क्या जानते हैं, यह सवाल भी आर्यन से किया गया। इसके अलावा आइए अब आपको बताते हैं आर्यन बेशक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गए हैं। कल उनके वकील जमानत के लिए जाएंगे, लेकिन इस एनसीबी की रेड के बीच दरमियान पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। एनसीबी ड्रग्स को पकड़ने के लिए मुंबई से ड्रग्स के सफाई के लिए एक्शन ले रही थी, लेकिन इस पे भी सियासतदानों ने पॉलिटिक्स खोज ली। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले की एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ अब इस मामले में राजनीतिक मोड़ ले लिया। दरअसल एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने क्रूज रेव पार्टी को लेकर बुधवार को एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने रेड के दौरान सामने आए वीडियो और फोटो का हवाला दिया और छापेमारी के दौरान एनसीबी टीम के साथ दूसरे लोगों की मौजूदगी पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि उनमें से एक बीजेपी का सदस्य भी है। या तो ये पूरा मामला फर्जी बनाया गया है, पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है। हमारा सीधा आरोप है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए फर्जीवाड़ा रच रही है। और पूरा 3 तारीख का ड्रामा ये फर्जी है। और श्री मनीष भानुशाली, इनका प्रोफाइल अभी उन्होंने लॉक कर दिया है। हालांकि एनसीबी और नवाब मलिक के इन आरोपों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस तरह के दावों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। समीर वानखेड़े ने कहा है जांच एजेंसी की कार्रवाई और 2 लोगों को लेकर जो राजनीतिक आरोप लग रहे हैं उस पर नारकोटिक्स के डीडीजी ने सफाई दी है। वो लोग विटनेस हैं, वो किसी प्रोसीजर के तहत साथ थे, सब बताया है। मेरा ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, ये कहा समीर वानखेड़े ने। कुछ आरोप जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे लगाए गए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि वो बेसलेस हैं और सभी प्रक्रिया फॉलो करते हुए, सभी रूल्स फॉलो करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि एनसीबी की टीम के साथ जो 2 लोग मौजूद थे उनमें से एक का नाम केपी गोसावी, जो खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है, जबकि दूसरे का नाम मनीष भानुशाली है, जिस पर नवाब मलिक ने बीजेपी का सदस्य होने का आरोप लगाया। हालांकि मनीष भानुशाली का दावा है कि वो बीजेपी का सदस्य नहीं है। सुनिए। ये जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा भाई यहाँ पे कोई तो ये ड्रग्स पार्टी होने वाली है, बड़ी ड्रग्स पार्टी होने वाली है। तो मैं सोचा अगर इतनी बड़ी पार्टी होने वाली तो हमें उसको रोकना चाहिए, हमारे देश को, युवा धन को बचाना चाहिए। ये भी जानकारी नहीं थी कि किसके पास जाना चाहिए। मुझे बताया एनसीबी के पास जाना चाहिए, उन्होंने मुझे वानखेड़े साहब के पास भेजा। मैंने पूरी, ये बात है 1 तारीख की, 1 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। ये जो मुझे गलत आरोप लगा रहे हैं
मेरी पार्टी के ऊपर कि मेरे ऊपर, इसमें कोई पार्टी का लेना देना नहीं है, क्योंकि ये 1 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिली है और 2 तारीख को हमने ये साझा की है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं अगली बड़ी खबर कश्मीर से। सवाल यह है कि कहां है दहशत के हमदर्द। कश्मीर में सिर्फ 2 दिन के अंदर 5 टारगेट किलिंग्स हुई। नाम पूछ पूछ कर कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को मार दिया गया। कश्मीर में यह टारगेट किलिंग हुई है। देखिए जरा एक एक चेहरा मैं आपको दिखा रहा हूं, किस बेरहमी से आतंकियों ने इन बेगुनाहों को जान से मार दिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कहां हैं दहशतगर्दों के हमदर्द। जरा रिपोर्ट देखिए पहली वारदात श्रीनगर का ईदगाह इलाका। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल सुखविंदर कौर और टीचर दीपक को गोली मार दी। दहशतगर्दों ने मीटिंग में मौजूद सभी लोगों से उनका नाम पूछा और मुस्लिम टीचर्स को अलग कर इन हिंदू शिक्षकों की हत्या कर दी। जो उधर मैडम का ऑफिस है उसके बाहर हमने देखा, वो एक टीचर है पंडित दीपक, उसको हमने गिरते हुए देखा नीचे और ये भाग गए। दूसरी वारदात श्रीनगर के इकबाल पार्क के पास। श्रीनगर के इकबाल पार्क इलाके में आतंकियों ने दवा दुकानदार और कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू को मौत के घाट उतार दिया। शाम करीब 7:30 बजे बिंद्रू अपनी दुकान में बैठे थे, तभी आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आसपास और आइए आपको दिखाने जा रहे हैं हम कि दहशत के हमदर्द दरअसल जब आतंकवादी मारे जाते हैं तब क्या कहते हैं और टारगेट किलिंग्स होती हैं तब क्या कहते हैं। देखिए जरा महबूबा मुफ्ती सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा दोहरा चरित्र। जब आतंकियों को ठोका जाता है तो महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं? स्थानीय आतंकवादी कश्मीर की धरती के बेटे हैं, आतंकी बेटे हैं। और जब टारगेट किलिंग हो रही है, 2 दिन में 5 लोगों को मार दिया गया, तो महबूबा आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही। क्या कह रही हैं? कश्मीर में हत्याओं ने सरकार के दावे को बेनकाब कर दिया है। आतंकियों पर जुबान से लिए फारूक अब्दुल्ला। देखिए जब आतंकी मारा जाता है तो फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं? कश्मीर में हत्याओं को रोकना होगा, यानी आतंकियों पर जो एनकाउंटर हो रहा है उसे हत्या कह रहे हैं और कह रहे हैं उसे रोकना होगा। यह 4 अप्रैल 2018 का उनका बयान है। और टारगेट किलिंग जो हो रही है उस पर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं यह हम सभी के लिए चिंता की बात है, लेकिन आतंकियों पर किसी की जुबान नहीं खुल रही है। इसीलिए आज आतंकियों पर जुबान खुली श्रीनगर के मेयर की, और उन्होंने फारूक और महबूबा जैसे नेताओं को आईना दिखाया। ये रिपोर्ट देखिए जरा। औरत पे जिसने गोली चलाई उसको आतंकवादी नहीं कह सकते। आप मर्द ही नहीं है, आप इंसान ही नहीं है। इस वक्त जब आपके हालात सुधर रहे हैं तो मैं समझती हूँ एक चांस हो सकता है। Militants don't attack unarmed civilians. Terrorists do. So please call them terrorists. कश्मीरियत के नाम पर ढोंग करने वालों की पोल श्रीनगर के मेयर जुनेद आजम मट्टू ने खोल दी। हर एक बच्चे को, हर एक जवान को अगर हम एक ही नजर से देखेंगे, शक की नजर से देखेंगे, सख्ती की नजर से देखेंगे, तो फिर हम ये माहौल ठीक नहीं कर पाएंगे। पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप अपना नरेटिव और टर्मिनोलॉजी खुदा के वास्ते चेंज कीजिए, जिससे पहले कि हमारा माशरा तबाह बर्बाद हो जाए। क्या कभी आपने महबूबा के मुंह से आतंकी शब्द सुना है? महबूबा आतंकियों को भटके हुए लड़के और मिलिटेंट यानी लड़ाके कहती हैं, आतंकी नहीं। हमें फर्क करना पड़ेगा मिलिटेंट और मिलिटेंट की फैमिली में। मिलिटेंट के माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके बच्चे, हमें फर्क करना पड़ेगा। उनको सबको एक ही नजर से नहीं देखना है। ये लफ्ज मिलिटेंट बोलना बंद कर दीजिए। मिलिटेंसी किसी औरत पे, निहत्ती औरत पे गोली चलाना पीठ पीछे मिलिटेंसी नहीं होती। मिलिटेंट जाके लड़े ना आर्मी के साथ। सिर्फ महबूबा ही नहीं, पीढ़ियों से कश्मीर में राज करने वाले फारूक अब्दुल्ला को भी सुनिए। अगर सारी हिंदुस्तान की फौज भी आ जाएगी तब भी डिफेंड नहीं कर सकती टेररिस्ट और मिलिटेंट्स के खिलाफ। इसके पीछे हमें पता है कौन है, उनकी इंटेंशन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो हमारे माशरे को ऑब्वियसली यू नो इट एलिमेंट्स बैक्ड बाय पाकिस्तान। ये क्या उसको मिटाना चाहते हैं? और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, इसमें बेशक पाकिस्तान की भी साजिश है। यही वजह है
कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बाइडेन को फोन को तरस रहे हैं और उन्हें बाइडेन ने अब तक कॉल नहीं किया। इमरान खान इतने परेशान हो गए कि उनके विदेश मंत्री ने अमेरिका में जो उनके राजनयिक हैं उनको तक फटकार दिया कि आखिर क्या कर रहे हो वहां बैठकर, बाइडेन फोन क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए जरा इमरान ने क्या कहा। इमरान परेशान है कि उनको अमेरिका के राष्ट्रपति फोन नहीं कर रहे हैं। ग्राफिक्स में जल्दी से दिखाऊंगा क्या कहा और किया इमरान ने। 9 महीने से बाइडेन का फोन नहीं आया, यानी बाइडेन ने शपथ ली, इमरान को फोन नहीं किया। यह बात उन्हें बहुत साल रही। फोन नहीं आने से टेंशन में है इमरान खान। पाकिस्तान ने हर संभव कोशिश कर ली, उसके बाद भी बाइडेन ने इमरान को सीरियसली नहीं लिया। बाइडेन के दोस्त की भी इमरान ने मदद ले ली। बाइडेन प्रशासन ने पाक से किनारा किया हुआ है। फोन नहीं आने से पाकिस्तान बौखला गया है और पाक के एनएसए की अमेरिका को बाकायदा गीदड़ भपकी भी दे दी है। पाकिस्तान ने कहा है हमारे पास दूसरे विकल्प हैं और इतना कहने के बाद भी इमरान को बाइडेन के फोन का इंतजार है। एक इंटरव्यू में भी इमरान खान ने नाराजगी जताई थी कि बाइडेन व्यस्त होंगे इसलिए फोन नहीं किया, ये इमरान खान ने कहा था। आइए अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए जरा कैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बाकायदा चिट्ठी लिख दी है कि बाइडेन फोन क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बाइडेन के एक कॉल को तरसे इमरान। बाइडेन के फोन की भीख मांग रहे पाकिस्तानी पीएम। बाइडेन को मनाने में जुटी पाकिस्तान सरकार। लेकिन बाइडेन है कि मानते नहीं। मोदी और बाइडेन की ये तस्वीरें देखने के बाद से इमरान खान की नींदें उड़ चुकी हैं। इमरान को अब इंतजार है बस कि एक बार फोन की घंटी बज जाए। कब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति उन्हें कॉल करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स पर अपनी खुशी नहीं छिपा पाने वाले इमरान आजकल बेहद परेशान हैं। इतने परेशान कि उनके विदेश मंत्री ने अपने राजनयिकों को नालायक तक कह डाला है। अमेरिका से 9 महीने से इमरान खान को कोई फोन नहीं आया। इमरान का इसके लिए अब पाकिस्तान में मजाक बनता है। दुनिया भर में इसको लेकर इमरान से सवाल पूछे जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ध्यान खींचने के लिए पाकिस्तान ने अपने राजनयिकों को डांट लगा दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास को चिट्ठी लिखकर अक्षम करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से बाइडेन फोन से लेकर वर्चुअल मीटिंग और आमने सामने की मुलाकात कर चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बाइडेन बात कर चुके हैं। यही नहीं, दुश्मन देश चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी बात कर चुके हैं, लेकिन इमरान का नंबर अब तक नहीं लगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के एक फोन को लेकर पाकिस्तान की बेकरारी बढ़ती जा रही है। इमरान के साथ पूरा पाकिस्तान बेचैन हो रहा है। पाकिस्तान टेंशन में है कि अगर अमेरिका ने फंडिंग रोक दी तो पाकिस्तान का क्या होगा। बाइडेन का फोन न आने को लेकर इमरान का अपने देश में मजाक उड़ रहा है। इमरान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। इमरान से इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने बाइडेन को मनाने की भी सारी कोशिशें कर ली है, लेकिन नतीजा अब तक सिफर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री सोचिए, शाह महमूद कुरैशी ने वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास को बाकायदा चिट्ठी लिखकर डांट लगाई है। दरअसल पाकिस्तान बाइडेन का ध्यान खींचने के सारे जतन कर चुका। बाइडेन का इमरान को फोन नहीं आने से कुरैशी भड़के हुए हैं, जो कि इमरान के विदेश मंत्री हैं। कुरैशी ने पाकिस्तान दूतावास के अधिकारियों को बाकायदा एक लेटर लिखा। दूतावास के अधिकारियों की गलती माफ करने लायक नहीं है, यह उस लेटर में लिखा है। सोचिए जरा, व्हाइट हाउस अधिकारियों की दया पर निर्भर न रहे, यह लिखना पड़ रहा है इमरान के फॉरेन मिनिस्टर को। उम्मीद है कि पाकिस्तान राजनयिक उचित कदम उठाएंगे, यह लिखा है उस चिट्ठी में। दरअसल पाकिस्तान इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि बाइडेन ने इन 9 महीने में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ कम से कम 4 बार फोन पर बात की। इसके बाद वर्चुअल मीटिंग में भी दोनों की बात हुई। अमेरिका के दौरे पर भी दोनों नेता गर्मजोशी से मिले। और इतना ही नहीं, क्वाड सम्मेलन पर भी भारत और अमेरिका एक साथ, और पाकिस्तान के यार चीन पर इसके जरिए लगाम लगाने की रणनीति पर काम भी चल रहा। पाकिस्तान ने बाइडेन के एक कॉल के लिए अब नया पैंतरा चला। बाकायदा ISI चीफ
फैज हमीद की छुट्टी कर दी है कि शायद अमेरिका खुश हो जाए। दरअसल बाइडेन प्रशासन और अमेरिका का मानना है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और आईएसआई चीफ फैज पिछले महीने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मंजूरी लिए बगैर काबुल चले गए थे। वहां तालिबानी नेताओं के साथ सेरेना होटल में टी पार्टी अटेंड कर रहे थे। आरोप है कि उन्होंने वहां तालिबान की हुकूमत कायम करने में मदद की थी और जनरल फैज इमरान की पसंद थे और अगले साल आर्मी चीफ बनने वाले थे। लेकिन उनकी काबुल यात्रा से जनरल बाजवा के अलावा अमेरिका भी काफी नाराज था और अब अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने ये नई चाल चली। और आइए आगे बढ़ते हैं। क्या जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध होने वाला? ये सवाल ऐसे ही नहीं। कल हमने आपको बताया था कैसे चीन ने ताइवान की तरफ अपने लड़ाकू जहाज भेज दिए। 100 से 150 लड़ाकू विमान ताइवान की तरफ भेज दिए। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं। चीन ने ताइवान की तरफ लड़ाकू विमान भेजे तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान भी सक्रिय हो गए। देखिए हुआ क्या, आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं बताने जा रहा हूं। ताइवान की सीमा में चीन ने पहले अपने फाइटर जेट भेजे। 150 चीनी लड़ाकू विमान ने वहां उड़ान भरी। उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन ने क्या किया? फिलीपींस सागर में सैन्य अभ्यास से चीन भड़क गया है। अमेरिका, जापान और ब्रिटेन यहां वॉर रिहर्सल कर रहे हैं जो चीन के बहुत नजदीक है। ड्रैगन ने इस वजह से अब युद्ध की धमकी दे दी है। आइए आपको जल्दी से बताऊं कि आखिर किस जगह पर इस वक्त अमेरिका युद्ध अभ्यास कर रहा है, जहां पर जापान और ब्रिटेन भी है। मैं आप दिखाऊंगा जल्दी से मैं कि आखिर उस जगह पर जहां फिलीपींस सी, जिसे आप कहते हैं फिलीपींस सागर, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं दुनिया का नक्शा। ये है अमेरिका। अमेरिका, ब्रिटेन आ गए हैं इस फिलीपींस सागर पर आकर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और यहां से ताइवान और चीन ज्यादा दूरी पर नहीं। और यहां वॉर रिहर्सल करना चीन को उकसाने जैसा है। चीन का कहना है कि तीसरा विश्व युद्ध होने की परिस्थिति बन रही है। जरा रिपोर्ट देखिए। चीन की वजह से होगा तीसरा विश्व युद्ध। ताइवान में दूसरों का दखल बढ़ा तो होगा वॉर। क्या चीन 2025 में ताइवान पर हमला करेगा? चीन के ताइवान पर कब्जे के प्लान के बाद एक बार फिर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल 150 चीनी लड़ाकू विमानों के ताइवान के इलाके में घुसपैठ के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और जापान ने फिलीपींस सागर में बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, जिससे चीन भड़क गया और विश्व युद्ध की धमकी देने लगा है। इस बीच ताइवान के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन 2025 में ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। चीन के पास अभी भी युद्ध करने की क्षमता है। चीन पहले विकास दर सुधारेगा, फिर हमला। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने लंबे वक्त के बाद पहली बार खुलासा किया है कि उसके पास कितने परमाणु बम हैं, यानी कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं अमेरिका के पास। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लंबे वक्त से अमेरिका ने अब तक इस बात को सार्वजनिक नहीं किया था। बाइडेन ने इस बात को पब्लिक किया है। ये आपको बताते हैं, देखिए जरा जल्दी से मैं आपको दिखाऊंगा। अमेरिका के पास 3750 परमाणु बम हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा 6255 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। चीन के पास 350 हैं। सोचिए जरा, अमेरिका 3000, रूस 6300, चीन 350 और ब्रिटेन के पास 255 न्यूक्लियर बॉम्ब है। फ्रांस के पास 290। ये बता रहा है कि क्या जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है चीन से और बाकी मुल्कों के दरमियान, क्या विश्व युद्ध की आहट है। और फिलहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।